हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ उपस्थित हूँ लक्ष्मीकांत के एक नए अध्याय के साथ। इस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो हमारे लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन की पॉलिटी की बुक का अ, छठा चैप्टर है। अभी तक हमने 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। इसमें सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर संविधान के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखा, फिर हमने संविधान की विशेषताएं देखी और लास्ट वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना को ख़त्म किया था। अब ये चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से संविधान का जो एक्चुअल पार्ट है वो शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो उन्होंने हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग बनाए थे। तो उन्हीं 22 भागों में से ये पहला भाग हमारे संविधान का है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दरअसल इस चैप्टर में हम इस मैप से इस मैप तक अभी जो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो सफ़र जो हमने तय किया, ये सफ़र किन किन चरणों से होके गुजरा, किन किन कौन कौन से कदम उठाए गए जिसने भारतीय पॉलिटिकल मैप को इस मैप से इस मैप में तब्दील कर दिया है। तो हमारा सफ़र इन्हीं दोनों मैप के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनको जानने का होगा। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम 3 हेडिंग्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो पार्ट 1 है, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 4 हम सीधा आर्टिकल्स देखेंगे, उसमें क्या क्या बातें हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करेंटली हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से नए स्टेट्स बने हैं, कौन कौन से नए यूटीज बने हैं, ये 1956 के एक्ट के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1956 डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पारित हुआ था और उसके बाद ही हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन उसके बाद से वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारे देश में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन से नए राज्य और कौन कौन से नए यूटीज बने जिन्होंने इस संख्या में बढ़ोतरी की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 1। जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत ही आर्टिकल 1 से होती। अब आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। अब ये दो चीज़ों को बताता है। पहला तो ये कि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इन यूनियन ऑफ इंडिया है, उसका नाम इंडिया है। जो भी ये यूनियन है ना स्टेट का, इसका नाम इंडिया है या भारत है, ये दो नाम के बारे में बताता है। और दूसरा हमारे टाइप ऑफ पॉलिटी को बताता है, जो कि यूनियन टाइप ऑफ पॉलिटी है, माफ कीजिएगा। अब देखिए, हमारे इंडियन पॉलिटी फेडरल है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज ना करके यूनियन वर्ड यूज किया गया है। अब जो ये यूनियन वर्ड यूज करने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दो बातें बताई। उन्होंने बोला कि इंडियन जो फेडरेशन है वो यूनियन इसलिए है क्योंकि नंबर एक, इंडियन फेडरेशन राज्यों के संबंध में किसी अग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। यानी जो इंडियन यूनियन बना है वो राज्यों ने आपस में समझौता करके इंडियन यूनियन को नहीं बनाया, जैसा कि यूएसए में हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो यूनियन है, जो संघ है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये दो बातें उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड के पीछे बताई और इसलिए उन्होंने बोला कि हमने फेडरेशन के बदले यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को चूज किया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के नाम को लेकर डिबेट था। ठीक है, भारत के नाम को लेके कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने ये बोला कि भारत का जो पारंपरिक नाम है वो भारत होना चाहिए। वहीं कुछ आधुनिक जो भी विचारधारा के संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बोला कि भारत का नाम, आधुनिक नाम इंडिया होना चाहिए। तो अब इस
जो यूनानिमिटी नहीं थी, तो इस यूनानिमिटी को दूर करने के लिए हमारे संविधान सभा ने इन दोनों ही नामों को हमारे संविधान में अपना लिया। और इसलिए हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इन दोनों नामों का जिक्र करता है। अब आर्टिकल 1 में 3 टाइप के टेरिटरी की बात की गई है। यानी जो भी यूनियन होगा उसमें 3 टाइप की टेरिटरी होगी। एक तो राज्यों की टेरिटरी होगी, यानी राज्य के जो क्षेत्र है, यहाँ पे राज्य कहने का मतलब जो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब जो राज्य हैं, इनके क्षेत्रों की बात होगी। फिर जो दूसरी टेरिटरी होगी वो यूनियन टेरिस की टेरिटरी होगी, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे देश में भी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र भी हमारे टेरिटरी में शामिल होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। और फिर आर्टिकल 1 उन टाइप के टेरिटरी की भी बात करता है जो किसी भी समय भारत की सरकार किसी दूसरे देश से अक्वायर कर सकती है, या किसी ऐसे एरिया पे अपना कंट्रोल कर सकती है जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो। तो ये 3 टाइप की टेरिटरी हमारे आर्टिकल 1 के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, जो कि 2020 में इन दोनों को मर्ज करके एक नई यूनियन यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। और जो लेटेस्ट स्टेट है, यानी सबसे नया राज्य जो है वो तेलंगाना है, जिसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अब दो टर्म आते हैं इंडियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में। पहला टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का राज्य क्षेत्र। और दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संघ। अब भारत के राज्य क्षेत्र, मैं लिख देता हूं, भारत के राज्य क्षेत्र और भारत का संघ, इन दोनों जो टर्म है, इन दोनों टर्म में कुछ मूलभूत अंतर है। देखिए, जहां टेरिटरी ऑफ इंडिया यूटीज, स्टेट्स और किसी ऐसे टेरिटरी को भी इंक्लूड करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में अक्वायर करेगी, फ्यूचर में अक्वायर करेगी। वहीं जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात आती है। इसका रीजन है क्योंकि देखिए, यूटीज पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो वो ऐसे एंटिटीज नहीं हैं जो कि यूनियन को बनाते हैं, वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है। ठीक है। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अब मैंने आपको उसके इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया एक नैरो एक्सप्रेशन है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूटी स्टेट्स और बाकी एरिया भी शामिल हो जाते हैं जो गवर्नमेंट कभी बाद में जाके अक्वायर करेगी। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया में केवल और केवल स्टेट्स शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। अब देखिए, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, यानी इंडिया, एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। वहीं आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट को ये पावर होगी कि वो नए राज्यों की स्थापना करे या नए राज्यों को हमारे यूनियन में शामिल करे। अब आर्टिकल 2 की खासियत ये है कि आर्टिकल 2 ऐसे स्टेट्स की बात करता है जो अभी हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है। अब आर्टिकल 1 की ही जैसे बात करें कि आर्टिकल 1 में एक नए राज्यों को अपने संघ में शामिल करने की बात की गई है। अब ये राज्य पहले से एग्जिस्टेंस में होंगे, पहले से अस्तित्व में होंगे। यानी कहने का मतलब ये कि वहां पे कोई ऐसा एरिया जहां पे एक जनसंख्या होगी, जहां पे एक गवर्नमेंट काम कर रही होगी, तो उस एरिया को राज्य, भारतीय संसद को यह शक्ति है कि उस एरिया को वो अपने संघ में शामिल कर सकती है। वहीं ये जो दूसरा है, टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। अब कोई ऐसा एरिया है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, यानी ऐसा एरिया जो ऐसा स्टेट जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। स्टेट्स होने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है। हाँ, तो स्टेट्स होने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि एक एरिया होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, उस टेरिटरी में रहने वाले पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन होनी चाहिए। तो ये चार राज्य होने के जो पॉलिटिकल डेफिनेशन है राज्य का,
उसके अंतर्गत ये 4 एसेंशियल चीज़ें हैं, जो किसी भी राज्य को राज्य बनने के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेट की बात है, यहाँ पे स्टेट जो वर्ड है उसका मीनिंग जो आर्टिकल 12 जब हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में जो आर्टिकल 12 में स्टेट की मीनिंग है, यहाँ पे भी स्टेट की वही मीनिंग है। ठीक है? तो अंडर आर्टिकल 2 पार्लियामेंट किसी ऐसे एरिया को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, यानी वहां पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। सॉरी, हाँ, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। और फिर ऐसे एरिया को भी शामिल कर सकता है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है, लेकिन किसी दूसरे देश से भारत ने ले लिया है, वो अभी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ये दोनों ही बातें ऐसे एरिया के बारे में है जो अभी तक हमारे यूनियन के पार्ट नहीं है। ठीक है? अब स्टेट्स एडेड इन द यूनियन अंडर आर्टिकल 2, हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स को हमारे आर्टिकल 2 के अंतर्गत ऐड किया गया है। सबसे पहले 1961 में दादरा और नगर हवेली को ऐड किया गया हमारे यूनियन में। 1975 में हम देखते हैं सिक्किम को ऐड किया गया। इन सब के हम बारे में अभी आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। गोवा को 1961 में पोर्टुगीज से हमने ले लिया। फिर पुदुचेरी को हमारे यूनियन में 1963 में ऐड किया गया। फिर दमन एंड दीव को 1961 में हमारे यूनियन में ऐड किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है, इस स्टेट वर्ड का जो मीनिंग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में बताया गया है। और यहाँ पे स्टेट बिहार और यूपी जैसे स्टेट नहीं। ठीक है? स्टेट वर्ड का जो मीनिंग है वो बिहार और यूपी जैसे स्टेट से नहीं होगा। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 1 और 2 हमने देख लिया। 1 में देखा कि इंडिया, दैट इज भारत, जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरा हमने देखा पार्लियामेंट की शक्ति क्या क्या है, तो वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों को अपने संघ में शामिल कर सकती है, एडमिट कर सकती है। वही अब आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि वो एक नया स्टेट बनाए। अब इस नए स्टेट का जो निर्माण है वो किसी भी दो या दो राज्यों के क्षेत्र को निकाल कर किया जा सकता है। एक राज्य से क्षेत्र लेके अलग लेके इसे दूसरे राज्य में मिला सकती है? तो नए नए राज्यों का भारतीय संघ के अंदर, यानी जो भी भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की एरिया में से, उन स्टेट से कुछ एरियाज लेके जो है नए स्टेट का निर्माण कर सकती है। फिर पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है। अब मान लीजिए बिहार पहले, झारखंड के विभाजन से पहले बिहार कितना बड़ा राज्य था। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट की शक्ति थी, इसी के तहत उन्होंने क्या किया कि बिहार से झारखंड को निकाल के एक नया राज्य बना दिया, एक नया स्टेट बना दिया। और बिहार स्टेट की जो एरिया है उसको इंक्रीज करने के बजाय घटा दिया। अब अगला पॉइंट वही है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। फिर आर्टिकल 3 के अंदर संसद को ये शक्ति है, वो किसी भी राज्य के बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्री को छेड़छाड़ कर सकती है, बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है। और फिर आर्टिकल 3 के अंदर ही संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, नाम बदल सकती है या सुधार कर सकती है। ऑल्टर करने में दोनों चीजें ही आ जाएंगी। तो ये 5 चीजें, जो 5 बातें हैं, इसकी शक्ति पार्लियामेंट को है। एक नए राज्य बनाने की शक्ति, किसी भी राज्य के एरिया को घटाने या बढ़ाने की शक्ति, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति, और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन की शक्ति। तो ये 5 बातें हमें आर्टिकल 3 बताता है। अब आर्टिकल 3 इसके लिए 2 कंडीशन बताता है। ये जो भी 5 काम मैंने आपको बताया ना, इसके लिए 2 कंडीशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल जो होगा उसको सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होगी। द बिल शुड हैव द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट परमिशन देने से पहले इस बिल को उन स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगा जिनसे ये रिलेटेड है, जिनके भी बाउंड्री के साथ, नेम के साथ, एरिया के साथ छेड़छाड़ करना है, तो उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट ये बिल रेफर करेगा और उनसे उनका व्यूज मांगेगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक निश्चित समय सीमा में। लेकिन ये जो व्यू होगा यह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं होगा। अब राज्य, मान लीजिए कोई भी राज्य इस बात से अग्री नहीं करता है कि उसके राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो इस व्यू
को राष्ट्रपति बिल्कुल इग्नोर कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए उन राज्यों का व्यू या उन स्टेट लेजिस्लेचर्स का व्यू बाइंडिंग नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स अगर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सब राज्य हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट को ये बिल रेफर करने का बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी है कि वो स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में इस बिल को उस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगा। लेकिन अगर किसी यूटी के एरिया में कोई भी चेंज करना है तो इसके लिए प्रेसिडेंट को यूटी के लेजिस्लेचर को जहां भी है वहां पे इस बिल को रेफर करना जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो यूटीज होते हैं ये हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ये हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। अब हम आर्टिकल 3 में देखते हैं जो पार्लियामेंट है वो हमारे राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, रीड्रॉ कर सकती है हमारे पॉलिटिकल मैप को। तभी तो हमारे इंडिया को बोला गया है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी राज्यों को तो तोड़ा जा सकता है, अभी हमने देखा कैसे उनके क्षेत्र में, उनके नाम में, उनके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 1 क्या कहता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी संघ अविभाज्य है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए भारत को विभाज्य राज्यों का यानी डिविजिबल राज्यों का अविभाज्य संघ है, ऐसा संघ जो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए में यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी वो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो ये थोड़ा सा अंतर इंडियन यूनियन और यूएसए के फेडरेशन में है। आर्टिकल 4 ये क्या कहता है? अब आर्टिकल 4 सीधा सीधा ये कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाएंगे, चेंज किए जाएंगे, उसको संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि संविधान में संशोधन कई तरीकों से होता है। सामान्य बहुमत से भी होता है, विशेष बहुमत से भी होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन से भी होता है। तो अनुच्छेद 368 दो प्रकार से बात करता है, दो बातों करता है जिसके माध्यम से संशोधन संविधान में किया जा सकता है। वो है या तो विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। वहीं सामान्य बहुमत से जो भी संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते। और आर्टिकल 4 यही बात कहता है। वो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमने संविधान में जो भी परिवर्तन, सॉरी, पार्लियामेंट ने जो भी परिवर्तन किया है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए जाने वाले परिवर्तन सिंपल मेजॉरिटी यानी सामान्य बहुमत से पास हो सकते हैं। अब सामान्य बहुमत का क्या मतलब है? सामान्य बहुमत का मतलब है कि उपस्थित और मत देने वालों के 50% से ज्यादा, यानी 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखिए, इतनी सारी बातें बताने के बाद 1960 में एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को कुछ एरिया देना चाहती थी, है ना? तो संसद के सामने सवाल ये आता है कि सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये आता है कि क्या पार्लियामेंट भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे स्टेट को दे सकती है क्या, अंडर आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संसद की शक्ति है, क्या उसके तहत संसद भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को दे सकती है क्या? अब इसी केस को हम बेरूबारी यूनियन केस के नाम से जानते हैं, जो कि 1960 में आया था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अब पार्लियामेंट ऐसा अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट ऐसा करना चाहती है तो पार्लियामेंट को एक संवैधानिक संशोधन लाना होगा अंडर आर्टिकल 368। और फिर इसी के मद्देनजर नवा संविधान संशोधन लाया गया और जो भी बेरूबारी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टेरिटरी था, उसको पाकिस्तान को सीड कर दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। अब आप ध्यान रखें कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना है तो उसमें संविधान संशोधन की जरूरत है, वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ध्यान में रखें। देखिए, पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं
वो जहाँ पे कैच होता है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सीधे-सीधे सवाल सभी कर लेंगे। बट ऐसे सवाल जहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, तो जहाँ पे कैच है, जहाँ पे आपको फ़ोकस करना है, वहाँ पे वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अवेयर होके काम करना है। अब एक 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 आया। अब देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी भी दूसरे देश को देना है, तो संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी। अब इसी के मद्देनज़र 2015 में पार्लियामेंट ने एक 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पास किया और इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एन्क्लेव्स की वो हुई, एन्क्लेव्स का ट्रांसफ़र हुआ, लेन-देन हुआ। इसमें से 111 एन्क्लेव्स भारत ने बांग्लादेश को दिए, वहीं बांग्लादेश ने हमें 51 एन्क्लेव्स दिए। अब जब ये संविधान संशोधन लाया गया और ये क्षेत्र, ये एन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए, तो इससे संबंधित जो संशोधन है, वो फर्स्ट शेड्यूल में भी किया गया। क्योंकि मैंने जब आपको पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके क्षेत्रों की चर्चा हमारी पहली अनुसूची में है। अब देखिए, जो भी असम, त्रिपुरा और मेघालय और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों के क्षेत्र संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किए गए थे। तो ये ज़रूरी हो गया था कि इन 4 राज्यों में जो भी इन 4 राज्यों के क्षेत्रों में जो परिवर्तन आए हैं, उसको पहली अनुसूची में संशोधन करके ठीक किया जाए। तो इसलिए संविधान संशोधन अधिनियम ने पहली अनुसूची में भी कुछ बदलाव किया। अब हम देखते हैं हमारे यूनियन में स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यूटीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये इस यहाँ पे जो माफ़ कीजिएगा, जो स्टेट्स का इवोल्यूशन है, हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने आज़ादी का पहला सूरज देखा, तो उस आज़ादी के सूरज के जो किरणें थी, उसने एक नई आशा को तो जगाया ही था, साथ ही साथ वो नई चुनौतियों को भी लेके आई थी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारतीय भौगोलिक सीमा में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे और इन 552 प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो आप इंडिया के साथ रहें, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाएँ, या फिर आप किसी के साथ भी ना जाके आप इंडिपेंडेंट रहें। तो जो ये चुनौती थी, वो उनके इंटीग्रेशन की थी। यानी इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में कैसे एकीकृत किया जाए, भारत में कैसे शामिल किया जाए, इसकी चुनौती थी। अब देखिए, इन 552 में से 549 तो तुरंत भारत में शामिल हो गए। लेकिन 3 राज्य, 3 प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन्होंने थोड़ा-सा अलग रुख अपनाया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद भी जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन के माध्यम से और जूनागढ़ को रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय यूनियन में शामिल कर लिया गया। अब पहली चुनौती से हमने निपट लिया है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अब हो चुका है। अब दूसरी चुनौती क्या आती है कि अलग-अलग जो भी, अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स हुए या जो भी एरिया हमारे यूनियन में शामिल हुए थे, तो इनका जो सेटलमेंट था वो टेम्पररी था। इस टेम्पररी सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा आधार चाहिए था जिसके आधार पे नए-नए राज्यों का निर्माण हो सके, संघ की इकाइयों का निर्माण हो सके। तो इसी के मद्देनज़र हम देखते हैं कि अलग-अलग देश के क्षेत्र से डिमांड ये उठती है कि राज्यों का निर्माण या संघ की इकाइयों का निर्माण लैंग्वेज के बेस पे हो, भाषा के आधार पर हो। अब ये तो समस्या वाली बात थी कि हमने इतनी मेहनत से देश को आज़ाद करवाया, इतनी मेहनत से देश को एकीकृत किया और फिर अलग-अलग भाषा के आधार पे अगर हम देश में राज्यों का निर्माण कर देंगे, तो जो भी देश में एकता की बात हम करेंगे, जो हमारे संविधान में अखंडता और एकता की बात है, क्या वो अखंडता और एकता रह पाएगी? क्या एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरी भाषा बोलने वाले क्षेत्र के लोगों को बर्दाश्त कर पाएँगे? अगर सरकार ने किसी ऐसे क्षेत्र के लिए कुछ विशेष योजनाएँ लागू कर दी, जो मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, 2 ऐसे राज्य हैं जो हिंदी बोलते हैं और बाकी ऐसे राज्य
जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो तो हतोत्साहित होंगे, है ना? तो क्या इससे हमारे संघ की अखंडता, हमारे भारत राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग-अलग कमीशंस और कमिटी बनाई गई, जो इस बात पे विचार करती कि क्या भारत में राज्यों के निर्माण का आधार भाषा होनी चाहिए। अब इसी संबंध में पहली जो कमिटी बनाई गई वो थी, पहला जो कमीशन बनाया गया वो था धर कमीशन। इन्हें इसके 1948 में इसको बनाया गया, जिसके चेयरमैन एस के धर थे। अब इसने सीधा-सीधा रिजेक्ट कर दिया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, और इसने राज्यों का पुनर्गठन जो है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की बात की। यानी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब इनकी बातों से राज्य जो थे, उनकी मांग संतुष्ट नहीं हुई। तब फिर एक और कमिटी 1948 में ही बनाई गई, जिसको जेवीपी कमिटी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इस कमिटी का कोई चेयरमैन नहीं था। अब इस कमिटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे, और इन्हीं के नाम पे इसको जेवीपी कमिटी कहते हैं। इसने भी लिंग्विस्टिक फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया। इसने भी मना किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, इन 2 कमिटीज के बाद एक इंपॉर्टेंट घटना ये घटती है कि 1953 में पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया, और उनकी भूख हड़ताल की मांग ये थी, उनकी मांग ये थी कि आंध्र प्रदेश का अलग गठन किया जाए भाषा के आधार पे। अब देखिए, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कोई भी पब्लिक फिगर जब उसकी डेथ हो जाती है, तो सरकार पे बहुत भारी दबाव आता है। तो अंततः सरकार को भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन करना पड़ा। अब जब एक राज्य का गठन भाषा के आधार पे हो गया, तो अब देश के अलग-अलग हिस्सों में दोबारा राज्य का गठन भाषा के आधार पे करने की मांग उठने लगी। तो सरकार ने फिर एक कमीशन बिठाया 1953 में, जिसको फजल अली कमीशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, आपको याद रखने हैं इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं सब। इसके 3 मेंबर्स थे, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू और फजल अली, जो कि चेयरमैन थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, और इसने स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को भाषा के आधार पर स्वीकार किया। लेकिन इसने इस थ्योरी को नकार दिया कि एक राज्य एक भाषा है, तो इस थ्योरी को नकार दिया। यानी फजल अली कमीशन ने बोला कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे देश में जो फोर फुड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स था वो था। यानी हमारे जितने भी देश में स्वतंत्रता के बाद स्टेट्स थे, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ए बी सी और डी। तो इसी को फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो फजल अली कमीशन ने स्वतंत्रता के बाद से जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन चला आ रहा था, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और उसने सजेस्ट किया कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाए। अब भारत की सरकार ने इसके मोस्ट रिकमेंडेशंस को बिना किसी माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब देखिए, फजल अली ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, और इसी से संबंधित एक 7वां संविधान संशोधन 1956 भी आता है। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने क्या किया, आपको ये जो 2 फैक्ट हैं, ये आपको याद में रखने हैं। इन्होंने कितने स्टेट्स की बात की और कितने यूनियन टेरिटरीज़ की बात की या क्रिएट किया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को क्रिएट किया। अब इस एक्ट के द्वारा नए-नए स्टेट भी क्रिएट किए गए, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश को मॉडिफाई किया गया, एमपी को मॉडिफाई किया गया, पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया, अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। तो ऐसे कर करके कई सारे नए राज्य क्रिएट किए गए। ये जो फैक्ट है ना, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज को बनाया, ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तक हमारे पास 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे।
और वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसे-कैसे हुआ? इस सफ़र को हमने कैसे तय किया? वही हम अगले हेडिंग में देखेंगे, यानी न्यू स्टेट्स एंड यूटीज़ क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद कौन-कौन से नए राज्य बने और कौन-कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश बने। तो सबसे पहले 1960 में बॉम्बे से गुजरात को अलग कर दिया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया और गुजरात इस तरह 15वां राज्य बना। दरअसल इस विभाजन का आधार भाषा थी। जो मराठी बोलने वाले थे, उनको महाराष्ट्र बना दिया गया, जो गुजराती बोलने वाले थे, उनको गुजरात बना दिया गया। उनको गुजरात में शामिल कर दिया गया। फिर 1961 में दादरा और नगर हवेली को हमारे यूनियन में शामिल किया गया एज़ अ यूटी, है ना? और इसको 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। अब देखिए, ये सारे फैक्ट्स हैं। इन सारे फैक्ट्स को आपको याद करके रखना है, क्योंकि सवाल इनसे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अब देखिए, दादरा और नगर हवेली को 2020 में दमन एंड दीव के साथ मर्ज करके एक नया टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बनाया गया है। फिर 1961 में गोवा और दमन एंड दीव इनको पुलिस एक्शन के माध्यम से पोर्टुगीज से अक्वायर कर लिया गया और इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा लाया गया? 12वां। ध्यान में रखना है। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और दादरा एंड नगर हवेली यूटी ही रहती है। अब 1962 में पुडुचेरी को शामिल किया जाता है एज अ यूटी और इसके लिए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। पुडुचेरी को फ्रेंच से अक्वायर किया गया था और पुडुचेरी में अभी 4 ज़िले हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। ये 4 ज़िलों की स्थिति आपको मैप में देखनी है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है। ये 4 ज़िले कुछ तो हमारे उत्तरी तटीय भाग में हैं, तो वहीं कुछ दक्षिणी तटीय भाग में। तो इनको आपको देख लेना एक बारी मैप में, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे पुडुचेरी कितना बड़ा एक यूनियन टेरिटरी अलग-अलग क्षेत्र में फैला हुआ है। हाँ, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ गोवा को और दमन एंड दीव को पोर्टुगीज़ से अपनाया गया लिया गया था, वहीं पुडुचेरी को फ्रांस से अक्वायर किया गया था। फिर 1963 में नागालैंड को भारतीय यूनियन में शामिल किया गया एज़ 16th स्टेट, 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागालैंड भारतीय संघ में शामिल हुआ। अब जो शाह कमीशन 1966 में आता है और शाह कमीशन ने पंजाब का विभाजन पंजाब और हरियाणा में कर दिया। दरअसल इस विभाजन का आधार भी भाषा थी। जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे, उनको समाहित करके एक पंजाब बना दिया गया और जो हिंदी बोलने वाले थे, उनसे हरियाणा का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हरियाणा 17वां राज्य बना 1966 में और इसी कमीशन ने चंडीगढ़ को भी एक यूटी के तौर पे शामिल किया भारतीय संघ में और हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वां राज्य बना। अब 1972 में इन 3 राज्यों को, यानी मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनको शामिल किया गया और इनका सीक्वेंस देखें तो मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां स्टेट बना। और इन तीनों को शामिल करने के लिए 22वां संविधान संशोधन 1969 लाया गया। अभी तक हमने 21 स्टेट बना लिया है। 14 से 21 तक का सफर हम तय कर चुके हैं। 1975, अब देखिए, सिक्किम का जो केस था वो बहुत ही अलग था। सिक्किम 1947 से भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, यानी भारत का संरक्षित राज्य था। जो भी विदेशी मामले थे, कुछ एक मामले भारत के कंट्रोल में थे, कुछ एक मामले सिक्किम के अपने कंट्रोल में थे। क्यों सिक्किम के अपने कंट्रोल कहने का मतलब, वहाँ पे जो चोग्याल रूलर्स थे, उन चोग्याल रूलर्स के कंट्रोल में थे। फिर 1974 में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, ताकि जो सिक्किम के लोग हैं, उनका ज़्यादा भला हो सके। उनके लोगों के ग्रेटर गुड के लिए इसको एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन 1975 में एक रेफरेंडम होता है सिक्किम में, जो कि चोग्याल रूल को अबॉलिश कर देता है और फिर 1975 में फाइनली सिक्किम हमारे भारतीय यूनियन का भाग बन जाता है और 1975 में ही एक फुल फ्लेज स्टेट के रूप में सिक्किम हमारे भारतीय यूनियन में शामिल होता है एज 22nd स्टेट, 22वें राज्य के रूप में शामिल होता है। फिर 1987 में इन 3 राज्यों को मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, गोवा को मैंने आपको पहले बताया कि 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इससे पहले ये यूटी था। तो मिजोरम 23वां राज्य था, अरुणाचल 24वां राज्य था और गोवा 25वां राज्य था। इसे 1987 में शामिल किया गया।
फिर 2000 में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए नए राज्य अस्तित्व में आते हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, जिसे एमपी से बनाया गया था। उत्तराखंड 27वां राज्य था, जिसे यूपी से निकाल के बनाया गया था। वहीं झारखंड 28वां राज्य था, जिसे बिहार से निकाल के बनाया गया था। और जो लेटेस्ट स्टेट है वो है हमारा तेलंगाना। ये हमारे देश का 29वां राज्य था, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से बनाया गया निकाल के बनाया गया था। अब 29वां राज्य भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो जम्मू की जो राज्य की अ, जो उनका जो स्टेटहुड था, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो उसको अब 370 का अबॉलिशन करके और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पास करके जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार जो तेलंगाना 29वां राज्य था, अब वो 28वां राज्य बन गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन गया। अब हम देखते हैं कि हमारे संघ के जो भी इकाइयां थी, उनके नामों में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के यूपी कर दिया गया 1950 में। मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। जो अभी वर्तमान का कर्नाटक है, उसका पुराना नाम मैसूर था, जिसे 1973 में बदला गया। फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया 1973 में। जो दिल्ली है, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली नाम दिया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। यानी 1991 से पहले जो दिल्ली था, 1991 के बाद से वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बन गया। फिर उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया 2006 में। पौंडीचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी किया गया 2006 में। ओडिशा का नाम बदल के सॉरी ओडिशा का नाम बदल के ओडिशा किया गया 2011 में। तो ये इतनी सारी बातें इस चैप्टर में थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब आपको लेटेस्ट स्टेट और लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके हिसाब से लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है और लेटेस्ट स्टेट कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। जो आर्टिकल्स थे ना, उस आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हैं, अब जैसे आर्टिकल 1 इंडिया और भारत, दो राज्यों की दो नाम की बात करता है, तो उन दो नाम के पीछे आपको संविधान सभा के डिबेट्स के बारे में याद रखना है। फिर हमारा आर्टिकल जो 1 है, वो दूसरी चीज़ ये बताता है कि भारत की पॉलिटी कैसी होगी। अब भारत की पॉलिटी यूनियन ऑफ स्टेट वाली है। तो हमारा पॉलिटी तो फेडरल है, लेकिन हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया है, तो उसके क्या मतलब होते हैं ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा होगा सिटीजनशिप, नागरिकता। ये संविधान का भाग 2 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर हो चुके हैं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।